हाय गाइस, आज अपन अपनी क्लास में चालू करेंगे AS17। कौन सा AS चालू करेंगे सर? AS17 आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग का है सर, और एक इम्पॉर्टेंट है प्लस उसके साथ इजी AS है। तो अपन इजीली इसको आज की एक आध क्लास के अंदर ही अपन इसको ख़त्म कर देंगे। क्लास एक या दो क्लास लगेगी। और सर मैं बता देता हूँ आपको कि अपन ने इस YouTube चैनल पर अभी तक अपन ने AS22, AS29, AS26, AS20 एंड AS18 तक अपन ने पूरा कवर कर लिया है। अमलगमेशन भी अपन डाल चुके हैं, पार्टनरशिप अपन डाल चुके हैं, और अपन लिक्विडेशन भी डाल चुके हैं। समझ में आई क्या बात यहाँ तक की? यस सर। तो सर आज की क्लास में अपन क्या चालू करेंगे? आज की क्लास में अपन चालू करेंगे AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सर ये सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। जैसे कि आज अपन अगर एग्जांपल ले रिलायंस का, अगर अपन एग्जांपल ले, जैसे रिलायंस का अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता होगा उसके अंदर बहुत सारी डिविजन्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं उसके अंदर? डिविजन्स होते हैं। बहुत सारे डिविजन्स के भी सब डिविजन्स होते हैं। वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है। वो जोग्राफिकली भी डील करता है। वो इंडिया में इस कोने पे भी डील करता है, उस कोने पे भी डील करता है। वो नॉर्थ इंडिया में भी, वेस्ट इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी, मिड इंडिया में भी, हर जगह डील करता है। मतलब आपने क्या क्या वर्ड कहा? आपने कहा कि सर जो सेगमेंट होते हैं, आपने कहा कि सर ये जो सेगमेंट होते हैं वो सेगमेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी हो सकते हैं आपके सेगमेंट। ठीक है, एक सेगमेंट आपने कहा सर कि वो सेगमेंट आपके है ना एक जोग्राफिकल एरिया, आपके जोग्राफिकल एरिया वाइज भी हो सकते हैं। जोग्राफिकल एरिया वाइज भी आपके सेगमेंट हो सकते हैं, और आपके लोकेशन वाइज जिसे अपन कहते हैं वो वाइज भी आपके सेगमेंट हो सकते हैं। कस्टमर वाइज भी आपके सेगमेंट हो सकते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो आप सबसे पहले लिखिए कि सर सेगमेंट कितने टाइप के होते हैं। सर जो सेगमेंट है उनका बेसिस क्या होता है? या तो प्रोडक्ट वाइज हो सकते हैं, जोग्राफिकल एरिया वाइज हो सकते हैं, जिन्हें अपन लोकेशन वाइज बात एक ही है, ये दोनों पॉइंट एक ही होते हैं, या फिर वो कस्टमर वाइज भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब अगर मैं बात करता हूँ रिलायंस के, तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो वो प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट भी हो सकते हैं, उनके जोग्राफिकल सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर उनके कस्टमर वाइज सेगमेंट भी हो सकते हैं कि भाई मिडिल क्लास का ये हो गया, लोअर क्लास ये हो गया, अपर क्लास ये हो गई, तो उन वाइज भी सेगमेंट हो सकते हैं। तो सर ये सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना क्यों कंपलसरी होता है? सर सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना इसलिए कंपलसरी होता है ताकि हमारे को क्या मिल जाती है सर? ट्रू एंड फेयर व्यू मिलता है। क्या मिलता है सर? हमारे को ट्रू एंड फेयर व्यू मिलता है किसी भी बिजनेस के बारे में कि कितना बड़ा बिजनेस है। तो मान लीजिए जैसे है ना ITC है, ITC के अब होटल्स का भी बिजनेस है। ITC के अब जैसे कि आप जानते हो कि क्या बोलते हैं, जो सिगरेट्स होते हैं उनका भी बिजनेस है, उसके पास तंबाकू का भी बिजनेस होता है। ठीक है, तो हमारे को पता लगाना है कि यार होटल से कितना प्रॉफिट हो रहा है, सिगरेट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, तंबाकू से कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर अपन इन्हें सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग ना करते, तो अपन किस पे देखते? एग्रीगेट बेसिस पे देखते। तो एग्रीगेट बेसिस पे मान लीजिए इधर 100 रुपये का प्रॉफिट है, इधर 20 रुपये का लॉस है, इधर 30 रुपये का लॉस है, तो अपन क्या बोलते हैं? यार 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सही यार, चलने दो। बट लेकिन अगर जब अपन ने सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करी तो हमारे को पता चला कि यार सिगरेट वाले सेगमेंट में लॉस हो रहा है, तंबाकू वाले सेगमेंट में लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे अपन रीजन आइडेंटिफाई करते हैं, हम पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, हम उन पे फिर इंप्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन करते हैं। तो समझ में आया सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग क्यों नेसेसरी होता है? सर सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग इसलिए नेसेसरी होता है ताकि हम किसी भी बिजनेस की, किसी भी एक एंटिटी की पूरी ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर जान सके। मतलब उसका प्रोडक्ट वाइज क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका कस्टमर वाइज क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका जोग्राफिकल एरिया वाइज क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। तो सर सेगमेंट रिपोर्टिंग बेसिकली क्या होता है? यही होता है। अब अपन बात करते हैं सर इस क्वेश्चन में कि इसके अंदर जो सेगमेंट, अब अपन बात करेंगे सर CA इंटर के रेलेवेंस में बात करेंगे कि भाई CA इंटर में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग के इस एज के ऊपर, तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और अपन किस टाइप की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर क्या? यस सर। तो इसमें अपन सर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं अपने, उसके अंदर सबसे पहले ये फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हाउ टू आइडेंटिफाई। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अब सर एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक कंपनी है जो कि 100 प्रोडक्ट्स में डील करती है। क्या आप 100 प्रोडक्ट्स का अलग अलग, मान लीजिए कंपनी है जो कि 100 प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो क्या आप 100 प्रोडक्ट का अलग अलग P&L अकाउंट या अलग अलग उनका आप सब कुछ उनकी रिपोर्टिंग करके दोगे? तो फिर आपका एक बार बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इस कारण से हम क्या करते हैं सर, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो रिपोर्टेबल हैं।
क्या बोला मैंने, ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो कि क्या होते हैं, रिपोर्टेबल होते हैं। मतलब हमारे को क्या आइडेंटिफाई करना है, हमारे को कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सर जो हमारा बेसिकली जो रूल होता है वो क्या होता है कि अगर कोई भी कंडीशन, एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अगर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अगर कोई सी भी इनमें से एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, अगर इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, एनी ऑफ द फॉलोइंग, मैंने क्या बोला, एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी ऑफ द फॉलोइंग मतलब कोई सी भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर दो तो आपको क्या मान लिया जाएगा, आपको मान लिया जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो सर रिपोर्टेबल सेगमेंट मानने के लिए जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपकी टोटल सेल, क्या बोला सर मैंने, आपकी टोटल सेल बोले तो किसी भी सेगमेंट की टोटल सेल, किसी भी सेगमेंट की टोटल सेल, चाहे से उसने एक्सटर्नल कस्टमर को भेजी हो या फिर इंटरनल ट्रांसफर करा हो। क्या बोला मैंने, मान लीजिए कोई सेगमेंट है ए, क्या बोला मैंने, कोई सेगमेंट है ए, उसकी टोटल सेल, चाहे से उसने एक्सटर्नल कस्टमर्स को बेचा हो या फिर उसने इंटरनल ट्रांसफर ही क्यों ना करा हो, उसकी जो टोटल सेल है, उसकी जो टोटल सेल है वो क्या होनी चाहिए, इज एटलीस्ट, क्या बोला मैंने सर, इज एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल सेल, टोटल सेल का 10% होना चाहिए। क्या बोला मैंने, टोटल जो सेल है उसका एटलीस्ट 10% आपका क्या होना चाहिए, होना चाहिए सेल का 10%। समझ में आई क्या बात, यस सर। मान लीजिए मतलब आपको मैं कहता हूं कि सेगमेंट ए है, क्या बोला मैंने, सेगमेंट ए है, उसकी जो सेल आ रही है वो आपकी टोटल जो सेल है आपकी एंटरप्राइज की उसका 10% होना चाहिए, तो हम मान सकते हैं कि वो सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। कितना परसेंट, एटलीस्ट 10%। सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने सर, सेकंड पॉइंट बोला सेल नहीं है तो एटलीस्ट असेट, क्या बोला मैंने सर, जो असेट है वो क्या होनी चाहिए, इज एटलीस्ट कितना परसेंट होनी चाहिए सर, इज एटलीस्ट 10%, क्या होनी चाहिए, 10% ऑफ टोटल असेट, टोटल असेट का 10% होनी चाहिए। क्या बोला सर मैंने बोला कि सर एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल असेट, या तो सेल ले लो, सेल नहीं है तो असेट देख लो कि जो आपकी असेट है वो कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए ऑफ टोटल असेट की। मान लीजिए कोई सेगमेंट ए है, उसकी इतनी असेट है उसके पास की जो कि पूरे एंटरप्राइज की टोटल असेट का 10% होती है, तो हम मानेंगे कि वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। सी पॉइंट क्या बोला मैंने कि उसका प्रॉफिट क्या है, इज एटलीस्ट 10% है। क्या बोला मैंने, एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट, जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका क्या माना मैंने, 10% है। लाइक कि आपका जो प्रॉफिट है किसी सेगमेंट का वो 10% है ऑफ टोटल प्रॉफिट, जो आपका एंटरप्राइज है उस एंटरप्राइज में जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% तो इस सेगमेंट से हुआ है, तो हम मान लेंगे कि ये सेगमेंट क्या माना जाएगा, आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। सेकंड लास्ट कंडीशन, या फिर ये सब में या है सर, और है कोई सी भी एक कंडीशन, लॉस इज 10%, लॉस क्या हो, एटलीस्ट 10%, कम से कम 10% हो, इसका मतलब 10% तो होना ही चाहिए। समझ में आई बात कि आपका जो लॉस है वो 10% है, किससे 10% हो, ऑफ टोटल लॉस का, कि आपकी कंपनी में जो भी लॉस हुआ है उस टोटल लॉस का अगर मैं 10% देखता हूं, अगर मैं उस टोटल लॉस का 10% देखता हूं तो इस सेगमेंट से हुआ है, तो हम मानेंगे कि वो सेगमेंट क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट है। क्या ये चारों कंडीशन आपको समझ में आ गई क्या? यस सर, समझ में आ गई कि मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, वेदर द सेल इज एटलीस्ट 10% और असेट इज 10% और प्रॉफिट इज 10% और लॉस इज 10%। मतलब सर यहाँ पे और वर्ड है, और वर्ड समझ में आई क्या बात, एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। उसी के साथ एक चीज ध्यान रखना सर, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन द अबव स्टेप्स, इसको मैं रेड पेन से लिखवाता हूँ, आफ्टर द अबव प्रोसेस को करने के बाद, आफ्टर द अबव प्रोसेस, जैसे ही आपने अबव प्रोसेस करा तो ध्यान रखना जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, जो आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ढूंढे, आपने क्या ढूंढे सर, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ढूंढ लिए, ऊपर से कंडीशन लगा के आपने सर ये चारों कंडीशन लगा के आपने 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों कंडीशन लगा के आपने क्या ढूंढ लिया, आपने ढूंढ लिया कि कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं हमारे जो कि रिपोर्टेबल है। तो उन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की जो टोटल सेल है, क्या बोला मैंने, इन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की जो टोटल क्या बोला मैंने, टोटल कौन सा वर्ड बोला सर मैंने, टोटल एक्सटर्नल सेल, उन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की जो टोटल एक्सटर्नल सेल है वो क्या होनी चाहिए आपकी सर, वो क्या होनी चाहिए एटलीस्ट कितना परसेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एंटिटीज क्या होनी चाहिए, एंटिटीज एक्सटर्नल से। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर।
मैंने क्या बोला सर, जैसे मान लीजिए अपन ने क्या करा, अपन ने ये करा कि अपन ने ना 4 सेगमेंट थे, जैसे जैसे मान लीजिए अपने पास क्या था, इसको मैं समझाता हूँ, सुनिए सर ढंग से। मान लीजिए जैसे ये थे, ए था, बी था, सी था और डी था, ये 4 सेगमेंट थे। ये रिपोर्टेबल था, ये रिपोर्टेबल था, ये रिपोर्टेबल था, ये रिपोर्टेबल नहीं था। कैसे पता चला रिपोर्टेबल का? वो चारों कंडीशन जो ऊपर दे रखी थी ना मैंने, चारों कंडीशन और वाली, इन कंडीशंस के बावजूद मुझे पता चला, इन कंडीशन के थ्रू मुझे पता चला कि यार ये जो हैं वो क्या है, मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर क्या? ये चारों कंडीशन मैंने फुलफिल करके देखी कि यार इनमें से कोई सी एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही होगी, तो मुझे पता चला कि ये जो ए है, ये जो बी है, जो सी है, ये रिपोर्टेबल है और जो डी है वो रिपोर्टेबल नहीं है। फिर मैंने क्या बोला, फिर आपको क्या करना है सर, सेकंड स्टेप आपको क्या करनी है, सेकंड स्टेप आपको करनी है कि आफ्टर दी अबव प्रोसेस, जैसे आपने अबव प्रोसेस खत्म करा, जो भी आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स मतलब मान लीजिए जो कौन कौन से रिपोर्टेबल थे, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की जो आपकी एक्सटर्नल सेल है, क्या वर्ड बोला सर मैंने यहाँ पे, जो आपकी इन तीनों की एक्सटर्नल सेल है, इन तीनों की सर एक्सटर्नल सेल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इन तीनों की अपन एक्सटर्नल सेल को जोड़ेंगे। वो क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 75% होनी चाहिए ऑफ टोटल एंटिटीज की एक्सटर्नल सेल। मतलब जो ये एंटिटी है, मतलब ये जो एंटिटी है, एंटिटी क्या मान लेते हैं, जैसे अपन आईटीसी मान लेते हैं इसको। ये आईटीसी के 4 सेगमेंट थे, इन चारों सेगमेंट में से ये जो 3 थे, 1, 2 और 3, ये 3 रिपोर्टेबल थे। तो इन तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की जो एक्सटर्नल सेल है, जो आपकी एक्सटर्नल सेल है इन तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की, वो कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 75% होनी चाहिए। किसकी? ऑफ आईटीसी के एक्सटर्नल सेल की। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया है। अपन इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू भी करेंगे, डोंट वरी। अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको ये कंडीशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ? क्या समझ में आया आपको A17 का कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है रिपोर्टेबल सेगमेंट और कैसे आइडेंटिफाई नहीं करना है रिपोर्टेबल सेगमेंट? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। मान लीजिए अगर वो 75% नहीं होता है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? देन वी हैव टू कन्वर्ट, हमारे को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट को किसके अंदर? इनटू रिपोर्टेबल के अंदर। समझ में आई क्या बात? यस सर, इनटू रिपोर्टेबल के अंदर। अब मैं इसको भी समझाता हूं। मैंने क्या बोला? मान लीजिए ये जो 3 है, ए, बी और सी, इनका एक्सटर्नल सेल 75% नहीं होता, तो फिर मैं डी को भी क्या कर लूंगा? रिपोर्टेबल मान लूंगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर इसको मैं क्या मान लूंगा? इसको भी मैं रिपोर्टेबल मान लूंगा। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर आपको चीज? यस सर, लॉजिक क्लियर। ये फर्स्ट टॉपिक सर आपका क्या लॉजिकली एंड ढंग से क्लियर हो गया क्या ये वाला चीज सेगमेंट रिपोर्टिंग का? यस सर। एंड जो अनदर टॉपिक होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग में, वो होता है आपके इंटरनल ट्रांसफर की पॉलिसी। इंटरनल ट्रांसफर पॉलिसी, कि आप जो इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हो उसकी क्या पॉलिसी होती है? क्या कॉस्ट प्लस मार्केट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पॉलिसी होनी चाहिए या मार्केट प्राइस पॉलिसी होनी चाहिए? सर इसका मैं आपको आंसर देता हूं। तो सर इंटरनल ट्रांसफर पॉलिसी क्या होती है सेगमेंट्स रिपोर्टिंग की? तो वो मैं लिखता हूं यहाँ पे, द कंपनी में हैव इट्स ओन इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनल ट्रांसफर पॉलिसी। उसकी खुद की इंटरनल ट्रांसफर पॉलिसी हो सकती है खुद की, बट उसको ध्यान रखना है सर 2 कंडीशन की। उसको डिस्क्लोज देना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्लस उसको कंसिस्टेंटली क्या करना पड़ेगा? उसको अप्लाइड करना पड़ेगा, उसको कंसिस्टेंटली इसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये 2 कंडीशन होती है सर जो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो मतलब कंपनी की खुद की अपनी एक इंटरनल ट्रांसफर पॉलिसी हो सकती है, अपन उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे कि आपको वो होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी। कंपनी चाहे तो कोस्ट पर, कंपनी चाहे तो मार्केट प्राइस पे, कंपनी चाहे तो कोस्ट प्लस प्रॉफिट पे, कंपनी चाहे तो कोस्ट बिलो प्रॉफिट पे, किसी पे भी ट्रांसफर कर सकती है। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे चले क्या? यस, समझ में आ रही है बात? यस सर। द लास्ट इज थर्ड। क्या सर? थर्ड क्वेश्चन देखिए सर आपका थर्ड टॉपिक इज दैट रिपोर्ट।
कि आखिर में ये रिपोर्ट कैसे बनती है, सेगमेंट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। सेगमेंट रिपोर्ट बनाना आना चाहिए, मे बी इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सबसे पहले आप ए बी सी जो कि क्या होते हैं सर आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। क्या होते हैं सर ये आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट। मतलब रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। फिर आपको जो अनरिपोर्टेबल हैं, जो नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, जो आपके नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा नॉन रिपोर्टेबल वालों को यहाँ पे अदर सेगमेंट्स के नाम से। समझ में आई क्या बात? यस। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा सर, टोटल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले सर इसमें अपन जो पार्ट करेंगे वो करेंगे रेवेन्यू वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट करेंगे? रेवेन्यू। कौन सा वाला पार्ट करेंगे सर? सबसे पहले अपन पार्ट करेंगे रेवेन्यू का। रेवेन्यू के पार्ट में क्या लिखा होगा कि सर आपने एक्सटर्नल कितनी करी है, पहले तो ये बताइए आपकी एक्सटर्नल रेवेन्यू कितनी थी, ये अदर सेगमेंट और टोटल। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि आपकी सर इंटरनल आपकी रेवेन्यू कितनी थी, आपने कोई इंटरनल ट्रांसफर करा हो तो दैट इज ये टोटल। फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे सर, आपका जीएसटी माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे को जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है तो जीएसटी माइनस कर देंगे। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी टोटल रेवेन्यू। क्या आ जाएगी सर, आपके पास आ जाएगी टोटल रेवेन्यू। क्लियर क्या? यस सर। ये आ गई सर आपके पास टोटल रेवेन्यू। क्लियर क्या? यस। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सर, जो भी आपकी अदर इनकम होती है, जो भी आपकी क्या होती है सर, अदर इनकम, उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और उसको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? क्या समझ में आई? क्या चीज क्लियर हो रही है क्या? यस सर। समझ में आ रही है? यस। अदर इनकम आते ही अपने पास क्या आ जाएगी सर, अपने पास आ जाएगी टोटल इनकम। क्या आ जाएगी सर हमारे पास? टोटल इनकम। कि यार हमारी टोटल इनकम कितनी है, दिस और दिस। क्या सर ये टॉपिक क्लियर हुआ क्या आपका? टोटल इनकम निकालना पहला पार्ट होता है रेवेन्यू निकालने का, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक्सटर्नल रेवेन्यू, इंटरनल रेवेन्यू, उसमें से जीएसटी माइनस कर देते हैं, आपके पास आ जाएगी टोटल रेवेन्यू। उसमें क्या ऐड कर देंगे अपन, अदर इनकम। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस सर। आगे दूसरा टॉपिक आता है आपके, इसके अंदर जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सर आपका रिजल्ट्स का। किसका पार्ट होता है सर? आपके रिजल्ट्स का पार्ट होता है दूसरा, रिजल्ट्स। अब आपने सेल कर लिया, आपने इनकम कमा ली, तो अब रिजल्ट भी तो पता होना चाहिए कि आपका रिजल्ट कितना आया, आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो तो कंपलसरी पता होना। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो रिजल्ट का पता कैसे लगाएंगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सर इधर फटाफट से एक बार, रिजल्ट का पता कैसे लगाएंगे। जो भी आपको रिजल्ट गिवन होगा, सबसे पहले जो भी आपको रिजल्ट गिवन होगा वो आपको इधर 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 और इधर टोटल करके लिखना है। यस सर। फिर उसके बाद में जो भी आपकी अनएलोकेटेड जो भी आपकी इनकम होगी, अनएलोकेटेड जो भी आपकी इनकम होगी, मतलब मान लीजिए कोई इनकम है ऐसी जो कि एलोकेट नहीं हो सकती बिटवीन द सेगमेंट्स, तो अपन उसको टोटल करके यहाँ लिख देंगे, जो कि इनके बीच में सेगमेंट्स के बीच में क्या नहीं हो सकती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, एलोकेट नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा EBIT। इसमें से क्या माइनस करेंगे सर, हम इसमें से माइनस करेंगे अनएलोकेटेड एक्सपेंडिचर्स, अनएलोकेटेड जो आपके इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर आपको सेगमेंट वाइज गिवन नहीं है, सेगमेंट वाइज गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है क्या? जो चीज़ अपन को सेगमेंट वाइज गिवन नहीं है या हम निकाल भी नहीं सकते हैं, हम उनको क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। समझ में है क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस। फिर उसके बाद सर टैक्स है। मान लीजिए अगर अनएलोकेटेड टैक्स है, अनएलोकेट टैक्स है आपका, तो वो भी क्या होगा सर, टोटल में से ही माइनस कर दिया जाएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रही है चीज? यस सर। तो दिस और दिस, ये आपके पास क्या आ जाएगा सर, ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बना। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो आपका रिजल्ट वाला भी क्लियर हो गया क्या? यस सर। आपको बनाना पड़ेगा सर एग्जाम में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है सर। तीसरा, रिजल्ट के बाद क्या आता है सर, आपके अब असेट्स देखेंगे कि यार कंपनी इस सेगमेंट के पास कितनी असेट्स हैं। तो अगर आपके पास कोई असेट्स गिवन है जिसका एलोकेशन हो रखा है, तो वो एलोकेशन बेसिस पे आप लिख दीजिए। जो अनएलोकेटेड है, जो आपकी अनएलोकेटेड है, उसको आप क्या कर दीजिए, टोटल करके यहाँ लिख दीजिए। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है सर आपके लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज में भी सर आपको सेम वही चीज करनी है जो भी अपन ने ऊपर करी। क्या करनी है, जो भी आपको लायबिलिटीज गिवन है, जो भी आपको लायबिलिटीज गिवन होगी वो आपको लायबिलिटीज यहाँ लिखनी है। इसके अंदर जो भी अनएलोकेटेड होगी,
वो आपको टोटल वाले कॉलम में लिखनी है और फिर क्या करना है सर, इनका आपको टोटल करना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर, क्लियर। असेट हो गई, लायबिलिटीज हो गई, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, अदर्स। उसके बाद क्या करते हैं सर अपन अब अदर्स, कि अदर्स कोई एक्सपेंडिचर्स है क्या, जैसे कि अदर्स में जैसे कि आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्या बोला मैंने, कोई आपका जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपको गिवन है तो माइनस करना है आपको यूं सब में से, टोटल यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डेप्रीशिएशन अगर आप एलोकेट कर सकते हो तो डेप्रीशिएशन आपको एलोकेट करके यहाँ पे यूं माइनस करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या, ये बताइए आप मुझे, समझ में आया क्या? यस सर। ध्यान रखना इन अदर का, ये जो अदर्स है इनका इधर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना सर। ये अदर्स को अलग से शो किया जाएगा, इस जो ये अदर्स है इनको अलग से शो किया जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल करवा दूंगा आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये हेड्स हैं सर आपके, कि असेट्स इतनी आई हैं आपके पास लाइबिलिटीज़ इतनी आई हैं आपके पास, ये जो अदर्स हैं अदर्स में आपके पास इतना कुछ आया है। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज़? यस सर। तो ये जो 5 पार्ट में सर मैंने आपको जो बांटा है वो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब सर एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा आपको एक और चीज़। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड सर। हाँ, कि सर ये जो आपकी असेट है, ये जो आपकी असेट है इसके अंदर ध्यान रखना, आपकी कोई भी डेफर्ड टैक्स असेट को आप इंक्लूड नहीं करोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। ऐसी आप कोई असेट यूज़ नहीं करोगे जो कि आप हेड ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ करते हो। आप ऐसी कोई सी भी असेट्स को यूज़ पर क्या नहीं करोगे, इंक्लूड नहीं करोगे। मतलब ना कोई डेफर्ड टैक्स असेट इंक्लूड करोगे, ना ही कोई जो हेड ऑफिस पर्पस के लिए कोई अगर आपने असेट खरीद रखी है तो वो भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। किसकी असेट में? सेगमेंट असेट में। टोटल असेट में तो सब कुछ इंक्लूड होगा, टोटल असेट में तो ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड, सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा टोटल असेट के अंदर तो। बट लेकिन जो ये सेगमेंट की असेट है ना, जो सेगमेंट की सेल है, सेगमेंट की असेट है, सेगमेंट का प्रॉफिट है, सेगमेंट का लॉस है, इसके अंदर आप डीटीए को इंक्लूड नहीं करोगे, हेड ऑफिस को इंक्लूड नहीं करोगे। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर हो गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। ना ही हेड ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ होने वाली इंक्लूड करोगे, ना ही डेफर्ड टैक्स असेट को यूज़ करोगे। क्लियर क्या? यस सर। अब सर अपन क्या करते हैं, अब अपन सर फटाफट से आईसीआई की बुक के एग्जांपल्स करते हैं। जितना इस क्वेश्चन में था, इस टॉपिक में, वो अपन ने सब कुछ लिख लिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग दी क्वेश्चंस ऑफ AS 17 फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल, देन फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल, देन फ्रॉम स्टडी प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम फाइनल लेवल। क्लियर? यस सर। आइए फटाफट से बात करते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर आपका सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं सर? आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1। चीफ अकाउंटेंट है स्पोर्ट्स लिमिटेड का, जो आपको फॉलोइंग डेटा देता है अपने 6 सेगमेंट्स के रिगार्डिंग में। M है, N है, O है, P है, Q है, R है। उसके चीफ अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग क्या है, उसका ओपिनियन क्या कहता है कि सेगमेंट M और N अलॉन शुड बी रिपोर्टेड। मतलब क्या बोलता है वो, कि आपका एक तो ये M और एक ये N, ये 2 ही रिपोर्टेबल हैं, बाकी सारे नॉन रिपोर्टेबल हैं। क्या उसने सही कहा या नहीं कहा, उसको अपन को चेक करना है। पहली कंडीशन क्या बताई थी सर मैंने, कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो सबसे पहले अपन रिपोर्टेबल की एक बार कंडीशन पढ़ लेते हैं, फिर अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। कि सर आपकी जो सेल है वो 10% होनी चाहिए, असेट आपकी 10% होनी चाहिए, प्रॉफिट 10% होना चाहिए, या लॉस आपका 10% होना चाहिए। सेल, असेट, प्रॉफिट, लॉस, सेल, असेट, लॉस, प्रॉफिट, कुछ भी आपका कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो सर आइए देखिए, आपके पास यहाँ पे असेट 40 है, यहाँ 80 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, और टोटल कितनी है आपके पास 200। तो 200 का 10% कितना होता है सर? फटाफट से 200 का 10% निकाल लीजिए सर, फटाफट से 200 का 10% कितना होता है? 200 का 10% होता है सर 20। तो ऐसा सेगमेंट देखिए जो 20 से कम है सर, ये 20 से कम है। कौन सा 20 से कम है सर? ये 20 से कम है, मतलब इसमें असेट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। बाकी सब में हो रही है क्या? हाँ सर, देखिए बाकी सब में तो देखो सर, M में हो गई, N में हो गई, O में हो गई, P में हो गई, Q में हो गई। इसका मतलब पांचों की पांचों, इसका मतलब क्या हो गया सर, कि ये जो पांचों की पांचों हैं, इसका मतलब क्या हो गया सर, कि ये जो पांचों की पांचों हैं वो क्या माना जाएगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट माना
जाएगा। इन पांचों की पांचों को रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, कोई सी भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हम उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट मान लेंगे। अब अपना बसता है किसका मेन इशू? अपना बसता है सर आर का इशू कि यार अब आर का क्या करना है। आर की पहली कंडीशन तो फुलफिल हुई नहीं, असेट वाली, कोई ना रेवेन्यू वाली देख लो, रिजल्ट वाली देख लो, कोई एक फुलफिल हो जाए, क्या पता। देखिए ये कितना है सर, 1200 का रेवेन्यू है। 1200 का 10% देखिए सर कितना होता है, 1200 का 10% होता है 120। क्या इसका 120 आ रहा है? क्या इसका आ रहा है? कि सर इनको चेक करने से मतलब ही नहीं है। अब इनको चेक करने से मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें से एक कंडीशन फुलफिल हो गई ना। इन्होंने इन सब ने मिलकर एम से लेके क्यू तक ने कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दिया सेट वाली। यस सर, तो अब अपन को इससे मतलब ही नहीं है कि वो रेवेन्यू वाली करेंगे या नहीं करेंगे। तो अपन को किससे मतलब है सर? आर से। क्या आर फुलफिल कर रहा है? क्या नो सर, अभी भी आर अपनी फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशन। अब क्या बचता है सर अपने पास? अब लास्ट बचता है सर क्या? रिजल्ट वाला। अब रिजल्ट के अंदर सर यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। और सर आपको दिख भी रखा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट भी है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है, और यहाँ दोनों में लॉस है। तो देखिए आर को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मतलब प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 10%। आर को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ढंग से सुन लीजिएगा सर इस लाइन को वापस। आर को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। देखिए सर आर को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। यस सर, आर को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? प्रॉफिट वाली ही कंडीशन चेक करेंगे। तो बताइए सर टोटल प्रॉफिट कितना होता है? सबसे पहले आप ये बताइए सर आपका टोटल प्रॉफिट कितना होता है? सर आपका टोटल प्रॉफिट होता है 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 50 कितना हो गया आपका? 100 होता है क्या? यस सर। 100 का 10% निकालिए सर, कितना होता है? 10। क्या आपका 10 का प्रॉफिट आ रहा है क्या? यस सर। इसका तो 30 का प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब आर भी आपका क्या माना जाएगा? आर भी आपका क्या माना जाएगा? रिपोर्टेबल माना जाएगा। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? यस सर। मैंने क्या बताया था? या तो प्रॉफिट का 10% हो या फिर लॉस का 10% हो। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, तो अपन को क्या देखना पड़ेगा? अपन को देखना पड़ेगा कि सर आर को क्या हो रहा है? आर को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो अपन प्रॉफिट वाली टर्म्स को जोड़ लेंगे। प्रॉफिट वाली टर्म्स को जोड़ लिया तो टोटल प्रॉफिट कितना आया? 100 आया। 100 का 10% देखते हैं कितना आता है? 10। क्या 10 है क्या आर का प्रॉफिट? यस सर, 10 से तो कहीं ज्यादा है। तो इसका मतलब सारे की सारे सेगमेंट्स क्या है? रिपोर्टेबल है। और चीफ अकाउंटेंट का आंसर क्या है? गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस ऑल द segments are covered in at least one of the above criteria, so that all the segments have to be reported upon in accordance with the AS 17। समझ में आई क्या बात? इसलिए जो चीफ अकाउंटेंट है उसका कॉन्टेंशन क्या है? गलत है। सर क्या अपन यही देखते हैं या और कुछ भी देखते हैं? सर अभी तो और कुछ भी देखते हैं। क्या देखते हैं सर? वो 75% वाली कंडीशन भी तो देखते हैं ना। यस सर। तो अब यहाँ पे सर ओनली क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू लिखा हुआ है। तो हम क्या मानेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या मानेंगे कि सर ये पूरी की पूरी कौन सी रेवेन्यू दे रखी है? अपन को एक्सटर्नल रेवेन्यू दे रखी है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता था हमारा? सर फॉर्मूला होता था कि जो आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की टोटल एक्सटर्नल सेल निकाल लो। तो सर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स तो आपके पास एम एन ओ पी क्यू आर पांचों की पांचों हैं, 6 की 6 हैं। तो इनका जब टोटल करेंगे तो कितना आता है? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना आता है? 1200 आता है। और टोटल सेल भी आपको कितनी दे रखी है? एक्सटर्नल 1200। क्या ये 75% से ज्यादा है क्या? यस सर, 75% से ज्यादा है। ये तो पल सर की बल्कि सर ये तो पूरा की पूरा 100% है। इस कारण से एम से लेकर पूरा आर आपका क्या माना जाएगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे देखिए सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है आपके? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। कंपनी हैज एन इंटरनल सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। इसके ऊपर मैंने नोट लिखवाया था आपको कि कंपनी की खुद की ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी होगी। कंपनी चाहे तो किसी पे भी ट्रांसफर कर सकती है, बट प्रोवाइडेड उसको जो पॉलिसी है उसको कंसिस्टेंटली यूज करना पड़ेगा और उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यस। तो इसका आंसर देख लीजिए सर क्या लिखा हुआ है। देखिए hence inter-segment transfer may be based on cost, below cost market price, however which policy is followed same should be disclosed and applied consistently। तो इस केस में कंपनी करेक्ट है, चाहे से वो कोई सी भी पॉलिसी फॉलो करे, बट उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। जरूरी नहीं है कि उसको 10% ज्यादा बेचना पड़ेगा, वो चाहे तो फ्री में बेचे, बट उसको यूज करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, प्लस उसको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी का। यस सर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे सर।
इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए सर फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? XYZ लिमिटेड है, 3 सेगमेंट्स है XYZ के। टोटल एसेट ऑफ द कंपनी कितना है? 10 करोड़ है। टोटल एसेट देखी जाए कंपनी की कितनी है सर? 10 करोड़ है। सेगमेंट एसेट है जो सेगमेंट X है उसकी 2 करोड़ है, सेगमेंट Y की 3 करोड़ है, सेगमेंट Z की 5 करोड़ है। डेफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूडेड in the asset of each segments are 0.50, 0.40, 0.30. The accountant contends that all the 3 segments are reportable. तो सर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिपोर्टेबल की क्या कंडीशन होती है। सर रिपोर्टेबल की कंडीशन होती है एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल एसेट। एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल एसेट। क्या लिखवाया था सर मैंने? एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल एसेट। क्या यही लिखवाया था क्या मैंने? हाँ सर आपने यही लिखवाया था, एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल एसेट। क्लियर? यस सर। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था सर? देखिए इधर फटाफट से, देखिए सर फटाफट से मैंने आपको क्या लिखवाया था? मैंने आपको क्या लिखवाया था कि सर यहाँ पे जो सेगमेंट एसेट है, इस सेगमेंट वाली एसेट में डेफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूड नहीं होता। हाँ सर देखो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे और ना ही हेड ऑफिस पर्पस वाली एसेट को इंक्लूड करेंगे। तो अब देखिए सर अपने पास फटाफट से इधर आइए सर फटाफट से। देखिए देखो ये अपने पास सेगमेंट X है, ये Y है, ये Z है। इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है। इसमें से क्या माइनस कर देंगे अपन? माइनस कर देंगे कितनी? 0.50। ये काम की नहीं अपने। 0.40 और 0.30 माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि सर ये डेफर्ड टैक्स एसेट है जो कि अपन इंक्लूड नहीं करते। तो ये 1.50, ये 2.60, ये आ जाएगा अपने पास 4.70। क्लियर क्या? यस सर। अब फटाफट से इनका टोटल कीजिए सर। टोटल कितना होता है इनका सर फटाफट से टोटल कीजिए। 1.50 प्लस 2.60, देखिए 1.50 प्लस 2.60 प्लस 4.70 कितना आता है सर? फटाफट से देखिए 8.80 आ रहा है क्या? यस सर। कितना आ गया? 8.80। टोटल एसेट कितनी हो गई सर आपके पास? 8.80। टोटल एसेट कितनी हो गई सर आपके पास? 8.80। अब इस 8.80 का आपको क्या निकालना है सर? 10%। इस 8.80 का सर कितना परसेंट? 10%। फटाफट से बताइए सर 8.80 का 10% कितना होता है? 0.88 करोड़। 0.88 करोड़। क्या ये 0.88 करोड़ से ज्यादा है क्या इसकी? यस। इसकी भी यस, इसकी भी यस। तो अब बताइए क्या ये तीनों की तीनों सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं क्या? बताइए क्या ये तीनों की तीनों सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं क्या? यस सर। ये तीनों की तीनों सेगमेंट क्या माने जाएंगे? आपके रिपोर्टेबल माने जाएंगे। तो ऑल द सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। क्या सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्लियर हुआ क्या? हाँ सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। समझ में आई बात? यस सर। क्या करा मैंने? डेफर्ड टैक्स एसेट को इंक्लूड नहीं करते, उसको माइनस कर दिया। अब टोटल कर लिया तो अपने पास अब टोटल एसेट आ गई। रिवाइज टोटल एसेट अपने पास इतनी आ गई थी। समझ में आई क्या बात? यस सर। बात करते हैं सर अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। इसको सर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4 के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या गिवन है सर? अपन को क्या बनाने के लिए बोला है? अपन को बनाने के लिए बोला है कि आपको प्रिपेयर करनी है एक सेगमेंट रिपोर्ट। सेगमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। एलडीआर मार्क कर लीजिए सर। सेगमेंट रिपोर्ट का क्वेश्चन है, आपको सेगमेंट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी पूरी की पूरी। क्या अपन इसमें सेगमेंट रिपोर्ट बना सकते हैं क्या? यस सर सेगमेंट रिपोर्ट बना सकते हैं। वेरी इजी सेगमेंट रिपोर्ट बनाना सर, बहुत ही ईजी है सेगमेंट रिपोर्ट बनाना। देखिए सर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ सेगमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले तो देख लीजिए सर कौन कौन से आपके डिविजन्स हैं। एक तो है सर आपका फॉरगोइंग शॉप डिवीजन, एक है ब्राइट बार डिवीजन और एक है आपका फिटिंग डिवीजन। ये 3 डिवीजन है, ब्राइट बार डिवीजन, फॉरगोइंग शॉप डिवीजन और फिटिंग डिवीजन। तो FSD मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सर यहाँ पे FSD, BBD और FD। क्लियर क्या? यस सर। तो देखिए FSD, BBD, FD जो अदर है और फिर यहाँ पे टोटल। क्या यही बनाते हैं अपन ऐसे ही? यस सर। पहला पार्ट अपन किसका बनाते हैं सर? रेवेन्यू का। यस सर पहला पार्ट अपन बनाते हैं रेवेन्यू का। रेवेन्यू में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? एक्सटर्नल सेल की आपकी टोटल एक्सटर्नल सेल कितनी हुई है। क्लियर क्या? यस सर। तो बताइए आपकी एक्सटर्नल सेल यहाँ पे कौन कौन सी दे रखी है? देखो अदर डोमेस्टिक सेल ये भी एक्सटर्नल है, एक्सपोर्ट सेल ये भी एक्सटर्नल है। तो दोनों को टोटल कीजिए सर फटाफट से कितना आता है? दोनों को टोटल कीजिए सर फटाफट से कितना आता है? 6135 प्लस 90 दैट इक्वल्स टू 6225। 6225। अब ब्राइट बार डिवीजन ने कितनी एक्सपोर्ट करी है सर? 300। तो ये भी एक्सटर्नल सेल है। यस सर। और फिटिंग डिवीजन ने 270, ये भी आपकी एक्सटर्नल सेल है। लिख दे क्या? यस सर। लिखिए सर फटाफट से। एक्सटर्नल सेल 300, 270
और यहाँ पे कितनी हुई है सर आपकी 6225, और अदर्स में सर आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो टोटल कीजिए सर फटाफट से इसका 6225 प्लस 300 प्लस 270 दैट इक्वल्स टू 6795। यस सर 6795 आपकी टोटल एक्सटर्नल सेल हो गई। क्या समझ में आई क्या बात? यस सर, 3 डिवीजन के बारे में डेटा गिवन है और कोई डिवीजन के बारे में आपको डेटा गिवन नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने? इंटरनल सेल। अब देखिए सर इंटरनल सेल एक तो ये है 4575, एक 10,800 है, एक कितनी है 45 है। क्लियर क्या? लिख दे क्या? यस सर, एक 4575 है, एक ये दो, बस ये दो ही है ना। यस सर 4575 और 45, 4575 4575 और 45, इधर कुछ है नहीं। ये क्या है सर? आपकी इंटरनल सेल है। कौन सी सेल है सर? ये आपकी इंटरनल, मतलब जो कि आपस में की गई है। इन्होंने इसको, इसने इसको, या इसने इसको, या इसने इसको, आपस में की गई है। क्लियर क्या? यस सर। फटाफट से टोटल कीजिए सर, इसका भी टोटल कीजिए सर फटाफट से इसका। 4575 प्लस 45, 4575 प्लस 45 दैट इक्वल्स टू 4620। या सर 4620। अब अपन क्या माइनस करेंगे सर इसमें? जीएसटी। जीएसटी है नहीं क्वेश्चन में। जीएसटी है क्या सर क्वेश्चन में? देखिए जीएसटी है क्या क्वेश्चन में? नो सर जीएसटी नहीं है। फिर उसके बाद सर अब तो अपन क्या निकाल लेते हैं? टोटल रेवेन्यू। क्या निकाल लेते हैं सर अपन? अब टोटल रेवेन्यू। फटाफट से टोटल कर दीजिए सर इसका। टोटल रेवेन्यू निकाल लीजिए सर फटाफट से इसका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो देखिए सर 6225 प्लस 4575 दैट इक्वल्स टू 10,800। या सर इधर आ रहा है 345, यहाँ आ रहा है 270, यहाँ 0, और ये आपका टोटल कितना आता है? 6795 प्लस 4620 दैट इक्वल्स टू 11,415। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है क्या? यस सर। अब देखिए कोई अदर इनकम है क्या आपके पास? कोई अदर इनकम है क्या सर आपके पास? देखिए कोई अदर इनकम। यस सर, फटाफट से देखिए कोई अदर इनकम है क्या आपके पास? अदर इनकम में जैसे कि अदर इनकम है क्या कोई? नो सर, कोई अदर इनकम नहीं है। क्लियर? यस सर। नहीं है ना? नो सर नहीं है। अब उसके बाद क्या आता है सर आपका? सेकंड पार्ट क्या आता है सर? सेकंड पार्ट हमारा आता है कौन सा? रिजल्ट का। कौन सा पार्ट आता है सर अब हमारा? रिजल्ट का पार्ट आता है, रिजल्ट का। यस सर। उसमें मैंने क्या बताया था? अगर आपको कोई गिवन है तो पहले गिवन वाला लिख दें। यस सर। देखिए कोई गिवन है क्या? यस सर। देखिए गिवन रहा आपको प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट। प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट कितना है आपका? 240 30 12। 240 30 12 नेगेटिव में है। 240 30 और ये 12 आपका नेगेटिव में है। ये आपका कुछ भी नहीं है। देन नाउ टोटल कितना आता है? 240 प्लस 30 माइनस 12 कितना आ गया? देखो 240 प्लस 30 माइनस का 12, देखिए सर 258 आ रहा है क्या? या सर 258 आपका टोटल आ गया। क्लियर क्या? यस सर। रिजल्ट के बाद आप क्या करोगे सर? उसमें अनएलोकेटेड, पहले तो सर हेड ऑफिस की कॉस्ट आपने रीएलोकेट करी है। हेड ऑफिस की कॉस्ट आपने क्या करी है सर? रीएलोकेट करी है। अब एक नोट लिख लीजिए सर आप यहाँ पे एक आप नोट लिख लीजिए। हेड ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, हेड ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, वो आपके कहाँ जाती है? एग्रीगेट वाले टोटल कॉलम में जाती है। कहाँ जाती है सर? आपके एग्रीगेट वाले कॉलम में जाती है। आपके सेगमेंट से रिलेटेड नहीं होती। वो किससे रिलेटेड नहीं होती? सेगमेंट से रिलेटेड नहीं होती है। इस बात का ध्यान रख लेना सर। मतलब हेड ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपकी असेट, आप उसको सेगमेंट असेट में इंक्लूड नहीं करते। हेड ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो आपका सेगमेंट में इंक्लूड नहीं होता। मतलब हेड ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा आपका, हेड ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपका खर्चा होगा, उससे अपन क्या मानेंगे? अनएलोकेटेड मानेंगे। क्लियर क्या? हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितना आता है सर? ये 144 आता है क्या? यस सर। अनएलोकेटेड एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं। यस, तो माइनस क्या करेंगे? अनएलोकेटेड एक्सपेंडिचर्स। कितना है? 144 है। यस सर 144 डायरेक्टली अपन यहाँ से माइनस करेंगे। समझ में आई क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है सर? हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर है। क्या है सर? ये हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर है। उसी के साथ आप एक और नोट लिख लीजिए सर अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी होता है, चाहे से वो इनकम हो या एक्सपेंडिचर, चाहे से वो इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, कोई भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, वो भी कहाँ जाता है? आपके टोटल वाले कॉलम में जाता है। मतलब आप उसको सेगमेंट का पार्ट नहीं मानते हो। ध्यान रखना सर, आप उसको सेगमेंट का पार्ट नहीं मानोगे। आप उसे सेगमेंट का पार्ट नहीं मानोगे। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर, आप उसे सेगमेंट का पार्ट नहीं मानोगे। क्लियर?
यस सर। फिर उसके बाद क्या आता है सर आपके इंटरेस्ट कोस्ट। इंटरेस्ट कोस्ट को भी मैंने आपको क्या बताया था, इंटरेस्ट कोस्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था सर, कहाँ जाता है, अनएलोकेटेड में। क्या बताया था सर मैंने, अनएलोकेटेड में जाता है, यस सर। तो अपन इंटरेस्ट कोस्ट को भी कहाँ भेजेंगे, अनएलोकेटेड में भेज देंगे, माइनस इंटरेस्ट कोस्ट। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, हाँ सर समझ में आ रहा है। कहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। देखिए सर मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बना के दिया है सर, पूरा फॉर्मेट बना के दिया है। जो चीजें मैंने आपको फॉर्मेट में नहीं लिखवाई वो मैंने अभी आपको नोट में लिखवा दी। हेड ऑफिस का एक्सपेंडिचर और आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर वाला, क्लियर। इंटरेस्ट वाला मैं आपको लिखवा चुका था पहले ही, क्लियर। क्या देखिए, फिर अगर कोई देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर कोई अब क्या आता है, अब सर टैक्स है क्या क्वेश्चन में, नो सर टैक्स नहीं है क्वेश्चन में, क्लियर क्या, यस सर। तो फटाफट से इधर आइए, टोटल कीजिए सर फटाफट से। इसका कितना आता है, 240, 30, 12 नेगेटिव में 0। फटाफट से इसका देखिए सर, 258 माइनस 144 माइनस 16 कितना आया सर, 98 आ गया क्या, यस सर 98 आ गया। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रही है क्या चीज, समझ में आ रही है क्या चीज, यस सर। उसके बाद क्या आता है सर आपका तीसरा क्या बनता है, तीसरा क्या बनता है सर, असेट, यस सर। अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद तो असेट ही बनाओगे, यस सर। तीसरा क्या आएगा आपका, असेट्स। असेट में बताइए सर, गिवन असेट आपको कितने कितने गिवन है, देखिए सर सबसे पहले तो गिवन असेट, सर आपको असेट गिवन है 300, 180, 60, 60, 120, 180 प्लस 135, 180 प्लस 135 डेट इक्वल्स टू 315। कितना है सर, 315 है। ये कितना है सर आपका, 315 है। ये आपका 120 है, ये आपका 480 है। लिख दे क्या, यस सर। 480, 120, 480, 120, 315, 480, 120, 315 और यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे आपका टोटल कितना है सर, फटाफट से टोटल कीजिए। 120 प्लस 480 प्लस 315 डेट इक्वल्स टू 915। कितना आ गया सर यहाँ पे, 915। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, तो गिवन हो गई। गिवन के बाद आपको क्या बताया था मैंने, अनएलोकेटेड। अनएलोकेटेड मैंने क्या बोला था, जो भी हेड ऑफिस से रिलेटेड होगा वो कहाँ जाएगा, अनएलोकेटेड में जाएगा, यस सर। हेड ऑफिस से रिलेटेड कितना है, 75 प्लस 72 डेट इक्वल्स टू 75 प्लस 72 डेट इक्वल्स टू 147। कितना है सर, 147 आप यहाँ ऐड कर दो सर। और कोई असेट है क्या, नो सर। डेफर्ड टैक्स असेट होती तो अपन उसको यहाँ पे माइनस कर देते, यस सर, यहाँ से माइनस कर देते और अपन उसको कहाँ दिखाते, टोटल वाले कॉलम में यहाँ दिखाते, क्लियर क्या, यस सर। फटाफट से देखिए इधर, 147 प्लस 915 कितना होता है सर, 1062। कितना होता है 1062, या 0 या 315 या 120 या आपका 480, क्लियर क्या, यस सर। उसके बाद आपका क्या आता है सर, लायबिलिटी आता है, यस सर। उसके बाद सर आपका आता है क्या, लायबिलिटी वाला पोर्शन, फोर्थ आता है सर आपका लायबिलिटी। ये आपके सर पूरी की पूरी सेगमेंट रिपोर्ट तैयार कर दी सर मैंने आपको। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। देखिए 30, 15, 180, 30, 50, 180, 30, 15, 180, 0 और टोटल कीजिए सर फटाफट से। टोटल कितना आता है, 225, क्लियर क्या, समझ में आया क्या कैसे, यस सर। और जो हेड ऑफिस की होती है वो कहाँ जाती है सर, आपके अनअलोकेटेड में जाती है, यस सर। कितने है, 57 है, यस। अनअलोकेटेड 57 कहाँ जाएगी, यहाँ पे। फटाफट से टोटल कीजिए सर इसका। देखिए इधर 30 आ गया, इधर 15 आ गया, इधर 180 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर देखिए 225 प्लस 57 कितना आया सर, 282 आ गया। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या सर। देख लीजिए एक बार आप अपना आईसीआई का सॉल्यूशन भी देख लीजिए सर, एक बार आईसीआई का सॉल्यूशन भी। ये देखिए सर, टोटल लायबिलिटीज 282 आ गया, यस सर। समझ में आई क्या चीज, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर, समझ में आ गया, यस। आइए अब इधर इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आते हैं अब अपन। माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूस करती है बैटरीज फॉर स्कूटर्स, कार, ट्रक्स एंड स्पेशलाइज्ड है बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स एंड यूपीएस के लिए। हाउ मेनी सेगमेंट शुड इट हैव एंड व्हाई। ठीक है, माइक्रो लिमिटेड प्रोड्यूस करता है बैटरीज फॉर स्कूटर, कार, ट्रक्स, स्पेशलाइज्ड बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स एंड यूपीएस के लिए। तो हाउ मेनी सेगमेंट शुड इट हैव एंड व्हाई। देखिए सर, वो बैटरी बनाता है,
दो टाइप के लिए, एक तो स्कूटर्स के लिए बनाता है और एक आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बनाता है, ऐसा मान के चलें। यस सर। अब आपको ये दोनों में पता है कि इन दोनों का जो रिस्क है, इनका जो रिस्क है, इसका जो रिटर्न है वो इसके रिस्क एंड रिटर्न से अलग होगा। यस सर, दोनों का रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग होता है, दोनों का मार्केट रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो इस कारण से यहाँ पे दो सेगमेंट्स होंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो देखिए यहाँ पे 2 मार्केट सेगमेंट्स हैं। यस सर। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग है, दोनों का जो रिस्क है वो रिटर्न है, दोनों का क्या है, अलग अलग है। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर? यस। आइए सर अब अपने क्वेश्चंस, अगर पीछे कोई क्वेश्चंस हो तो आपके पीछे के वाले क्वेश्चंस भी और कर लेते हैं। एक सेकंड सर, पीछे वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं आपके। ये रहा AS17 ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है आपके, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5th नहीं है आपका अभी, 6th नहीं है, 7 नहीं है, 9th भी नहीं है, 10th भी नहीं है सर आपका, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15th भी नहीं है, 16th भी नहीं है सर, इवन यहाँ पे 17, 18 भी नहीं है। तो सर एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है सर आपका कि मैं प्रैक्टिकल पोर्शन में जिसका मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊँ। तो सर अब अपन किस पर आ जाते हैं, अपने प्रैक्टिस मैनुअल पे। तो सर आपको पता होगा कि जो IPCC ओल्ड कोर्स है उसके अंदर प्रैक्टिस मैनुअल चला करता था, उसके अंदर भी ये टॉपिक नहीं है। तो अपन अब किस पे बात कर लेते हैं सर, फाइनल का जो AS का प्रैक्टिस मैनुअल है, जो फाइनल का AS का जो प्रैक्टिस मैनुअल है अपन उसमें बात कर लेते हैं AS17 की। क्लियर क्या? यस सर। आइए AS17 की अपन उधर बात कर लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी अपन को। होगा तो सर, आई थिंक होना चाहिए सर। एक सेकेंड सर, जस्ट अ सेकेंड सर, जस्ट सेकेंड। ये AS17, ये रहा सर AS17। लेकिन सर आपको पता होगा AS17 का जो क्वेश्चन नंबर 69 है CA फाइनल के ओल्ड कोर्स का जो प्रैक्टिस मैनुअल है वो सेम है आपका एज इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो इन्होंने भी कुछ भी नहीं करा सर, इन्होंने भी हमारे ICAI के स्टडी मटेरियल से ही छापा है, इन्होंने भी अपना जो प्रैक्टिस मैनुअल है। क्लियर? जो सेकंड इंटरनल ट्रांसफर पॉलिसी वाला है वो भी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, जो भी अपन ने अपनी क्लास में किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 71 इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरह जो भी अपन ने अपनी क्लास में किया। ठीक है, तो सर इसी के साथ अपना जो था क्या बोलते हैं सर AS17 वो ख़त्म होता है। अपन ने सर सारे क्वेश्चंस कर लिए ICAI की बुक के और क्या बोलते हैं अपने प्रैक्टिस मैनुअल के। तो सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सर आपको इसी YouTube चैनल पर अभी तक हमने पार्टनरशिप AS सब कुछ डाल रखा है। आप जो बच्चों को नीड है उनकी वो जाके देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको रेगुलर लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं हमारे इसी YouTube चैनल पर। अब मिलते हैं सर हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और AS की बात करेंगे और उसको भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, बाय बाय।